ये मानो सही होने वाली है जिसको जो एमसी होता है वो गेम में एक विलन बन जाता है। उसके बाद वो क्या करता है वो तो आपको वीडियो देखने के बाद आगे ही पता चलेगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टोरी के शुरुआत में हमें एक रैंडम जगह दिखाया जाता है जो के साथ एक बिल्डर गाँव हो सकता है। यहाँ पर दो लोग होते हैं जिसमें से एक सिल्वर हेयर वाला अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ रहा होता है। यह कहते हुए तो तुमको जो हीरो कहते थे काश तुम्हारा अंत इस तरह होने वाला है, काश तुमने मेरी बात को मान लिया होता और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दिया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा चीजें अभी नहीं होता। कहते कहते वो सिल्वर हेयर वाला बंदा अपनी तलवार में जो खून होता है उसे कपड़े से साफ कर रहा होता है और इसी साथ अपने सामने वाले बंदे को कहता है फॉलन स्टार हेड एंड रिच, जिसपे हेड एंड रिच कहता है जूलियन आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। इस पे जूलियन कहता है देखो जब मैंने तुम्हारे साथ एक हीरो जैसा बर्ताव किया था तो तुम्हें भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। फिर हेड एंड रिच कहता है क्या तुम मुझे सच में मार दोगे तुम्हारे मास्टर को इतने हार्टलेस। यह सुनने के बाद जूलियन इवल स्माइल के साथ अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हुए हेड एंड रिच को मारने के लिए बढ़ता है। यह कहते हुए ये इतना मुश्किल भी नहीं है। इसी साथ जूलियन हेड एंड रिच का धड़ उसके शरीर से अलग कर देता है और इन्हीं सभी को कोई देखकर चिल्लाता है नहीं। और यही बंदा हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जिसका नाम होता है ली सेओ, जो कि अपने कंप्यूटर को पकड़ते हुए हैरानी के साथ कहता है ये नहीं हो सकता, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हेडन है वो मर गए इतने मीनिंगलेस के साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था। फिर हमें ये बताता है कि इनके बारे में कि जो हेडरिच था वह नॉर्थ ऑफ लाइन का हीरो था जिसने सभी का रक्षा किया था अपने बुरी स्थिति में भी। वह एक जीनियस था और जब डीमन हंटिंग और लेजेंड की बात आती है तो वह खुद था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट था। और फिर हम ली को देखते हैं जो कि हेडरिच के मरने पर गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है आखिर जो प्रोटैगनिस्ट है वो ऐसे कैसे मर सकता है और उस विलन के हाथ से जिसने अपने मास्टर को धोखा दिया। जूलियन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। यह सोचते सोचते लिए गुस्से से अपने हाथ को टेबल में मारता है और वह कंपनी पर गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है उस फायरवॉल सॉफ्टवेयर कंपनी को कर्ज लग जाए, मुझे अगली स्कूल के लिए कितने एक्सपेक्टेशन थे लेकिन सालों ने मुझे इस तरह धोखा दे दिया। और इसी के साथ हम लिखे कंप्यूटर में देखते हैं जहाँ पर लिखाया होता है डीमन किंग को मारने के लिए अभी बड़े ऑर्डर किए जो कि भी प्रोग्रेस में। फिर हमें ली की गेम आईडी दिखाई जाती है यहाँ पर उसका जो रैंक होता है वो नंबर 1 पर होता है और उसने 3,80,00,000 फोन लगाए हुए होते हैं और वह इस गेम को 5 साल से खेलते हुए आ रहा होता है और उसने इस गेम में 1,00,000 घंटे लगाए हुए होते हैं। इसको देखकर ली मन में सोचता है कि मैंने इसमें काफी सारा पैसा और वक्त लगा दिए। फिर ली उस गेम की कमेंट को देखने लगता है यहाँ पर कोई लिखा होता है ऐसा लगता है कि इस सीजन का जो प्रोटैगनिस्ट है वो जूलियन है और किसी ने लिखा होता है आखिर इस जैसा बंदा जिसकी एक स्लट जैसी आंखें हैं वो प्रोटैगनिस्ट क्यों है। तो कुछ लोग जूलियन की तारीफ करते हुए लिखा होता है कि जो उसकी जो स्लट आंखें हैं वो काफी चार्मिंग है। तो कोई इस पे लिखता है हाँ। इन सबको पढ़कर ली का दिमाग खराब हो जाता है और वो कुछ टाइपिंग करते हुए कह रहा होता है मैं बस ईमानदार के शुरू कुछ नहीं कहते हुए वो गेम के ऊपर एक कमेंट कर देता है जिसमें ली ने लिखा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस स्लिट आंखों वाला कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है और उसने लिखा होता है मेरे प्री ऑर्डर को कैंसिल कर दो। फिर वह अपने प्री ऑर्डर को कैंसिल कर देता है जिसपे जिन नोटिस आता है कि जो तुम्हारा प्री ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है। यह देखने के बाद ली सोचता है हमने कुछ मजेदार समय एक साथ बिताया है लेकिन चलो अब हम एक दूसरे को फिर से नहीं देखते। इसके साथ वह बेड में लेट जाता है और कहने लगता है गुड बाय डेविड। वहाँ एक रिफॉप था वो तो एक कचरा था ऐसा वो कह रहा होता है तभी वो सोचने लगता है लेकिन उस गेम जैसा दूसरे गेम में उतना अच्छा ग्राफिक्स और उतना विशाल दुनिया नहीं है। इस गेम ने तो मेरे थके हुए दिल की रखी है जब पहली बार रियलिटी में पहली बार जब करते हुए घबरा गया था। इसी के साथ वो अपने बेड पे बैठ जाता है और सोचने लगता है यह छोटा सा जगह मुझे आराम दिलाने वाला था लेकिन अब तुम्हें एक मेरे पास बचे हुए कहते हैं जो लिए होता है वो कमरे को अपने सफर से लगाते हुए कहता है मन में जब मैं पूरी तरह से अपसेट हो जाता हूँ तो तुमको देख कर बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। लेकिन कंपनी को फाड़ने देते हुए कहता है अब मैं देख रहा हूँ कि जो बूढ़े लोग हैं वो ऑर्टिड क्यों गाना पसंद करते हैं। इसी साथ वो कंपनी को कहता है तुम उस गेम की तरह स्टूपिड मत बनो और जल्दी से बड़े हो जाओ ऐसा ही कह रहा होता है तभी कुछ आवाज आई देता है उसे डी ये उसके कंप्यूटर से आया होता है जिस सुन के एली कहता है आखिर क्या था। फिर वह अपने कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर गेम वालों ने लीकू मैसेज भेजा होता है। फिर लिखा होता है हेलो ये गेम डेवलपमेंट कंपनी ऑफ किल द डीमन किंग स्टार्टिंग नाउ से है। क्या आप मिस्टर ली से हो वो पर्सन जो हमारे गेम को 5 सालों से खेलते हुए आए हो करेक्ट।
इसको देखने के बाद ली कहने लगता है एक मैसेज वो भी फ्रॉम वेल से या किसी प्रकार का ऑटोमेटिकली रिप्लाई है। ली के इतने कहने के बाद किन से फिर से मैसेज आता है, हाँ मैं हूँ। और लिखा होता है हमने देखा कि आपने किल द डीमन की सर्टिनाउ का जो प्री ऑर्डर है उसे कैंसिल कर दिया है। हम जानते हैं कि आप इस कहानी से सर्टिफाइड नहीं है कि यह कहानी किस तरह से आगे आ गई है। इसको पढ़ने के बाद ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहने लगता है आखिर ये है क्या वो लोग मुझे रिफंड नहीं देना चाहते। और कहता है आखिर उन्होंने फिर से क्या कहा। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर गेम वालों ने एक लिंक भेजा हुआ होता है और इसको क्लिक करने के लिए कहा होता है, जिस पर एमसी बिना कुछ सोचे समझे उसे क्लिक कर देता है। लेकिन जब ली उस लिंक को क्लिक करता है तो उसकी कंप्यूटर से बड़ी तेज रोशनी करने लगती है। फिर वो कंप्यूटर एमसी को अपनी ओर खींचने लगता है, जिस पर एमसी कंप्यूटर से निकलने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है मुझे इसको बंद करना होगा। और वह कंप्यूटर को बंद करने लगता है, लेकिन जो बटन होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। जो देखकर ली कहता है ये तो काम नहीं कर रहा है और वह उस कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। ली कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद सोचने लगता है आखिर ये क्या हो रहा है। और हम ली को देखते हैं जो कि नीचे गिर रहा होता है एक अजीब सी जगह में। जो देखकर दिल सोचने लगता है क्या मैं अभी गिर रहा हूँ, लेकिन आखिर मैं कहाँ पर गिर रहा हूँ। फिर हम ली को देखते हैं जो कि एक रैंडम जगह पर गिरा होता है। इसको देखकर ली मन में कहता है एक वेस्टर्न है। फिर वह अपने चेहरे को उठाते हुए कहता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। इतना ली कह ही रहा होता है कि वो सामने के नजारा को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या यहाँ वह जगह है जहाँ पर रिच और जूलियन का लास्ट फाइट हुआ था। ली इतना कह ही रहा होता है कि उसके सामने से एक बड़ा सा बिच्छू आ जाता है जो कि ली पर हमला करने लगता है, जिसको ली बड़ी मुश्किल से रोज करता है। और वह इसी साथ सोच रहा हूँ क्या ये आप स्कोरोफिल डीमन जो अभी अपीयर हुआ है वह किल द डीमन की स्टार्टिंग ना से है। तभी उसके सामने उसका स्टेटस विंडो आ जाता है जहाँ पर लिखाया होता है स्पेशल स्वार्ड से इनक्रेडिबल स्टेक और लिखाया होता है तुम इंस्टेंटली जो डीमन का वीकनेस है उसे डिटेक्ट कर सकते हो। और दूसरी ओर हम ली को देखते हैं जो कि अचानक से इस सिस्टर विंडो को आ जाने से हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है एक गेम सिस्टर विंडो। फिर वो भागने लगता है कि इसके पीछे एक डीमन है और वह भागते हुए सोच रहा होता है अब इसके लिए मुझे भागना होगा। लेकिन जो बिच्छू डीमन है वो ली का पीछा इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। फिर हम बिच्छू डीमन को देखते हैं जो कि ली पर हमला कर देता है, जिसको ली डोज करते हुए सोच रहा होता है पर मैं इससे शहीद हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा ली सोच ही रहा होता है कि जो डीमन है इसका जो अटैक है वो ली के काफी पास पहुंच गया होता है, जिसको देखकर ये सोच रहा होता है डेमेट क्या मैं अब मरने वाला हूँ। इसी साथ वह डीमन के सामने आंखें बंद करके खड़ा होकर जाता है जैसे कि कोई बंदा अपनी मौत को देखकर करता है। डीमन के अटैक से जो ली का हाथ होता है उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो डीमन का हाथ होता है वो कांपने लगता है। इसको देखकर ये सोचने लगता है आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये दर्द क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा ली सोच ही रहा होता है कि जो स्कॉर्पियन डीमन होता है वो ली पर फेस हमला कर देता है, जिसको ली झुककर डॉज कर लेता है। और डीमन के इतने सारे हमला करने पर ली गुस्सा होते हुए मन में कहता है इसकी ऐसी की तैसी। इसी के साथ वह डीमन पर हमला कर देता है। इसको देखकर जो डीमन होता है वो भी शॉक हो गया होता है। फिर हम डीमन को जमीन पर देखते हैं जो कि ली के एक मुक्के से ही जमीन पर आ गया होता है। इसको देखकर ली हैरान होते हुए सोचता है क्या यह काम किया, आखिर अभी क्या हुआ, क्या जो मेरी बॉडी थी वो हमेशा से इस तरह हल्की थी। फिर वह भागने लगता है तभी उसके दिमाग में वह बात आती है जब सिस्टर विंडो सामने आया था। इसको सोचकर ली कह रहा होता है नहीं ये नहीं हो सकता, क्या मैं एक कैरेक्टर के अंदर में हूँ। ऐसा ली सोचते हुए भाग ही रहा होता है कि जो बिच्छू डीमन होता है वो फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार ली उस शेडर के भागने के बजाय वो डीमन के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को निकाल कर सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन किस्मत से जिस कैरेक्टर के अंदर में हूँ वह हेड रीच है। यह वो कैरेक्टर है जिसको खेलने में मैंने हजारों घंटे लगाए हैं। यह सोचते हुए ली एक पावरफुल स्लैश मारता है जिससे उस डीमन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसको देखकर ली हैरान होते हुए सोच रहा होता है वाह क्या मैंने उसी को मार डाला जैसे कि मुझे एक्सपेक्टर से रीच की ताकत से। और सोचने लगता है क्या मैं अब हिस्ट्री को चेंज कर सकता हूँ और रीच को जुलियम द्वारा मरने से रोक सकता हूँ। इतना ही सोच ही रहा होता है कि सिस्टम से फिर से नोटिस आता है कि स्वॉर्ड सी फाउंडेशन की तुमने कॉमन अटैक क्रिसेट स्लैश प्राप्त किया। इसको पढ़ने के बाद ये सोचने लगता है हाँ यह तो हेडन का स्किल है ही नहीं। तो बेली को कुछ याद आता है और वह शौक होते हुए मन में कह रहा होता है रुको। इसके बाद वह अपनी सिर की टोपी को हटाने लगता है और अपनी शर्ट को देखने लगता है जिसमें वह दरअसल अपनी शक्ल को देख रहा होता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। फिर सिस्टम से मैसेज आने लगता है कि कैरेक्टर के बारे में उसका जो हेयर है वो सिल्वर है, जिसकी सिल्ड आइस है और पोकर फेस है। वह असाधारण तलवारबाज डीमन किंग विसल है जिसके पास इमेकुलेट माना कंट्रोल है, जिसके पास इनक्रेडिबल स्टिक है जो है जूलियन क्रैटफॉल्ड
प्लेसर, जिसको देखकर ली पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और कह रहा होता है ये तो जूलियन है। और हम दूसरी ओर एली को जूलियन की बॉडी में देखते हैं, जो कि ऐसा लग रहा है मानो वो हंस रहा है। फिर सीन कट होता है और एक पुरानी और बड़ी इमारत दिखती है। मौसम साफ है, आसमान नीला है, सब शांत है। अंदर जूलियन आईने के सामने खड़ा है, धीरे धीरे खुद को देख रहा है। वो सोच रहा है, 1 हफ्ता हो गया जब से मैंने जूलियन की तरह जीना शुरू किया। आईने में वो अपने बालों को देखता है। क्या मैं सच में अब वैसा ही दिखता हूँ जैसे वो? फिर वो अपनी आंखें फाड़ के सोचता है कि क्या ये बस इतना ही खुलता है। वो थोड़ा परेशान होकर सोचता है, अब भी यकीन नहीं होता, मुझे अब जूलियन बनकर जीना होगा। जूलियन परेशान सा बैठा है, सोच रहा है, मैंने सोचा था अगर मैं अच्छी एक्टिंग करूं तो सब ठीक हो जाएगा। वो कोशिश करता है, किताब पढ़ता है, आईने के सामने प्रैक्टिस करता है, चेहरे पर नकली मुस्कान लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर हंसी रोकते हुए थक जाता है। ये सब बेकार था। थोड़ा थककर हांफते हुए खुद से कहता है, ये सब मेहनत बेकार गई। लेकिन फिर हमें सिस्टम दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है जूलियन कैरेक्टर प्लेसन, कैरेक्टर ट्रेस, फॉर्मली रूप से बोलता है, सभी भाषाओं को रिस्पेक्ट के साथ बोलता है। यह सोचने पता चलता है कि खुद से बात करना भी फॉर्मली रूप से किया जाता है। वो सोचता है ये कितना परेशान करने वाला है और सोचता है फिर भी। जूलियन आईने के सामने खड़ा है, खुद को ऊपर से नीचे तक देखता है, सोचता है मैं दिखने में तो काफी अच्छा हूँ। फिर थोड़ा मुस्कुराकर खुद से कहता है, अगर कोई देखे तो उसे शक नहीं होगा कि मैं असली जूलियन नहीं हूँ। वो अपने आप को निहारता है। उधर दूसरी तरफ किसी के जूते जमीन पर तेजी से चलते हैं। कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। एक आदमी हांफते हुए रुकता है। उसका चेहरा डर और चिंता से भरा है। वो घबराकर बस कहता है, कैसे? वो सोचता है, जूलियन डरावनी मुस्कान वाला चेहरा से सोचता है, मैं ये करना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ। फिर वो भारी कदमों दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी ही कब्र में जा रहा है। दूसरी तरफ से दरवाजा खुलता है। वह अंदर आता है और कहता है, सर जूलियन, हेरांड आ चुका है। ये सुन जूलियन हैरान होते हुए सोचता है, हेरांड जो क्राइफर्ड परिवार का सीधा रक्त संबंधी है, वह यहाँ क्या कर रहा है? जूलियन इस तरह देखने से हेरांड चौंक जाता है। वो घबरा कर बोलता है, जूलियन, वो तो सोचता है, ये तो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फिर जूलियन की तरफ जाकर पूछता है, तुम्हारा शरीर अब ठीक है? जूलियन मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, तुम्हारी वजह से अब सब कुछ सही है। हेरांड राहत की सांस लेता है। चलो, अच्छा हुआ, मुझे लगा कि मैं ज्यादा चिंता में था। दोनों कुछ पल हंसते हैं। वो दोनों अब थोड़ा संजीदा होकर एक दूसरे को देखता है और सोचते हैं, ये क्या करने की सोच रहा है? फिर जूलियन मन ही मन सोचता है, सोचना भी बेकार है, मुझे बस उसका हर कदम गौर से देखना होगा। और फिर हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहता है, जूलियन, बस यूं ही अभिनय करता रह, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हेरांड अपनी बाहें मोड़कर मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, जूलियन, तुम हरामी, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा कितना रिलैक्स एक्सप्रेशन है। मेरे यहाँ आने पर तुम आसान बंदे नहीं हो, क्या मैं इसे थोड़ा झटका दूं? फिर वो जूलियन से कहता है, जूलियन, मैंने एक अफवाह सुनी है। जूलियन थोड़ा हैरान होकर जवाब देता है, क्या? हेरांड कहता है, अफवाह यह है कि तुम्हें अपनी याददाश्त खो गई है। जूलियन हैरान हो जाता है और सोचता है, मैंने अपनी याददाश्त खो दी? उसे कुछ फ्लैशबैक की झलक आती है। जूलियन सोचता है, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे यह अफवाह फैल गई? वो हल्के से फुसफुसाता है, जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। हेरांड को लगता है कि क्या वह हैरान हो गया है। फिर वो जूलियन को कहता है, चिंता मत करो, ये सिर्फ अफवाहें हैं। तभी जूलियन का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में लाल रंग चमकता है। वो आगे बढ़ता है और तेजी से हेरांड की ओर हाथ बढ़ाता है। जूलियन, फिर वो स्केरी फेस के साथ पूछता है, क्या तुम भी उस अफवाह पर विश्वास करते हो? हेरांड का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो पीछे हटता है और बुरी तरह डर जाता है। ना नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वो कांपता है। हेरांड मन में सोचता है, ये हैरान नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। VHI मुस्कान और VHI नजरिया। हेरांड का दिल तेज धड़क रहा है। वो जूलियन को देख रहा है। हेरांड मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कि वह क्या करने वाला है। क्या वो जानता था कि मैं यहाँ हूँ? इन देयर द नोबल एल्डर एसोसिएशन का आदेश के अनुसार इसमें कोई मदद नहीं है। फिर हेरांड खुद को संभालते हुए कहता है, रूम्स के बाद को सीरियल मत लो। खैर, मुझे पता है कि आप घायल हो। एल्डर एसोसिएशन के मैसेज की वजह से मैं यहाँ हूँ। जूलियन सोचता है, ये वही संस्था है जिसने पूरे साम्राज्य की ताकत को संभाला है। दक्कन के नक्शे पर कई चेहरों के सिलुएट दिखाई देते हैं। जूलियन की सोच, सिर्फ 7 लोग, साम्राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्तियों का गुप्त और डर। यही हेरॉन्स। गहरे लाल रंग का सीन, काले हुड में ढके लोग किसी अनजान रस्म में भाग ले रहे हैं, कहा जाता है। इन्होंने छाया में रहकर अनगिनत युद्धों का रुख पलटा। जूलियन का फ्लैशबैक, एक योद्धा दुश्मनों को अकेले ही पछाड़ रहा है। साम्राज्य की कई जीतें इन्हीं की रणनीतियों से मुमकिन हुई। जूलियन का क्लोजअप, लाल बैकग्राउंड पर चमकती तलवारें, और अब उन 7 कुर्सियों में से एक मुझे जूलियन को सौंपी जा रही है। जूलियन सोचता है, मुझे पहले से यह आभास था, मुझे सतर्क रहना होगा। तो ये हेरॉन्स क्या है?
हेरांड, ये एक गुप्त संस्था है जो सम्राट के सीधे आदेशों पर काम करती है। कट टू अलग अलग वर्दियों में रहस्यमयी लोग, टेक्स्ट खुले आंखों वाले जो राजा के आदेशों को आम लोगों के बीच लागू करते हैं, बंद आंखों वाले जो छाया में रहकर शाही आदेशों की रक्षा करते हैं, और अंततः ये हेरॉन्स सम्राट की असली तलवार की तरह काम करते हैं। ये संगठन ऑर्डर ऑफ द हेरॉन्स अब तक एक छाया की तरह काम करता था, लेकिन अब वक्त है सामने आने का। हम कुछ नए चेहरों को देखते हैं, संभावित सदस्य, एक लड़की, एक मस्कुलर आदमी, कुछ अन्य युवा किरदार। हेरांड गंभीर होकर सोचते हुए, यह युद्ध का मैदान है अगली पीढ़ी के राजा के लिए। जूलियन सोचते हुए, यह पागलपन है, क्या मैं वाकई इस सब का हिस्सा बन चुका हूँ? हेरांड हंसते हुए, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। तुम शायद सोच रहे हो कि तुम्हें इसमें क्यों घसीटा गया, और ऐसा करने वाला आखिर है कौन? जूलियन के चेहरे पर झुंझलाहट और उलझन है। जूलियन हाथ ऊपर उठाकर जैसे किसी खेल की शुरुआत कर रहा हो, मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं इस सब का सुपरवाइजर बनता हूँ। हेड्रन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाता है, सर। हेरांड घबरा कर कहता है, तो तुम्हारी चोट? जूलियन मुस्कुराते हुए, वो तो बस अपने आप ठीक हो गई। हेरांड हैरानी से चिल्लाता है, क्या? हेरांड सोचता है, तो ये सच में जादू जैसा है, क्या ये वही शक्ति है? जूलियन अब एकदम गंभीर होकर कहता है, ठीक है, अब तैयार हो जाओ और बाहर आओ। हेरांड मन में सोचता है, अगर मैंने अपने चाचा को नाराज किया तो शायद मेरी जान भी जा सकती है। हेरांड घबरा कर कहता है, एक सेकंड रुको। वो तेजी से मुड़कर सोचता है, क्या वो मुझे जाने नहीं देगा? हेरांड डरते हुए पीछे भागता है, पसीने पसीने। तभी पीछे से जूलियन आता है और हंसते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हें और इजामे देना चाहता था। जूलियन हंसता है और कहता है, यह मन को शांति देता है। हेरांड पौधा पकड़े हुए धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, हाथ कांप रहे हैं। वो सोचता है, मैं भूल गया था। फिर हेरांड की आंखें फैल जाती हैं, यादें लौटती हैं। वो डर के मारे कांपता है। उसका निकनेम था। फिर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है जब वो याद करता है, हिज स्माइलिंग निकनेम वाज स्माइलिंग एग्जीक्यूशनर। एक शांत ग्रीन हाउस में जूलियन सांस लेता है। हाँ, वो पौधों के बीच सोचता है, मैं उनमें से एक से निपट चुका हूँ। फिर हेरांड की डर से भागती हुई शक्ल उसकी याद में उभरती है। मुझे अगली बार उसे थोड़ा धीरे लेना होगा। हल्की मुस्कान के साथ वो अपनी तलवार निकालते हुए सोचता है, अगर मैं मुस्कुराता रहूं तो कोई नहीं सोचेगा कि मैं खतरनाक हूं, और ये बहुत ही उपयोगी है। तभी वो कपड़ों की अलमारी खोलता है और चौंक उठता है। ये क्या है? पलकें फैलती हैं हैरानी से। उसकी अलमारी में सिर्फ चमकदार भड़कीले कपड़े पड़े हैं, चीतों की स्किन जैसे प्रिंट वाले। वो बड़बड़ाता है, यह दरबारी पोशाक है, यह कपड़ों का स्टाइल। वो भड़कीला कपड़ा पकड़े खड़ा है और चिढ़कर बोलता है, आह, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी जबरदस्ती पहनते हुए कहता है, लेकिन मुझे जूलियन की तरह बिल्कुल सही बर्ताव करना होगा। अब वो पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुका है। वियो बुलाता है, हेरांड, मैं तैयार हूँ जूलियन। अब जूलियन जैसा दिखता हुआ आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। चलो चलते हैं, वो कहता है। मैं इंटरव्यू का इंतजार नहीं कर सकता। वो पूछता है, इंटरव्यू कहाँ होगा? फिर हम घोड़े की बग्घी डेकहार्ट है जो कि हरे भरे रास्ते पर चल रही है। अंदर दो लोग बैठे हैं, एक है जूलियन और दूसरा हेरंड। हेरंड कहता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, शट आइज के लिए एनरोलमेंट टेक्स्ट वीएल अकादमी के ट्रेंडिंग मैदान पर किया जाएगा। जूलियन सोचता है, वीएल अकादमी, यह गेम में एक महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन मुझे ये याद है। फिर जूलियन कहता है, सोच रहा हूँ ये जगह असल में कैसी होगी। हीरंड थोड़ा चौंक जाता है। हीरंड उसकी ओर देखता हुए कहता है, क्या आप पहले से ही अकादमी से परिचित नहीं हैं? आखिर एएपी बेलेरियन से ही हो? जूलियन सोचता है, ओ, मैं तो इस बारे में सोच ही नहीं पाया था। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, बहुत वक्त हो गया। मुझे यकीन है कि अब ये जगह काफी बदल चुकी होगी। हेरांड कहता है, ओह, समझ गया। इसके बाद जूलियन मन ही मन सोचता है, वो एकेडमी जिसमें जूलियन गया था, मैं आशा करता हूँ कि उस समय से जूलियन को याद करने वाला कोई नहीं है, अब अकादमी में नहीं। फिर बग्घी वाला कहता है, जूलियन सर, हेरंड सर, हम पहुंच गए। वेले एकेडमी। गाड़ी वेले एकेडमी के सामने पहुंचती है। शानदार इमारत दिखती है। फिर जूलियन ध्यान से इमारत को देखकर बोलता है, यह सच में वास्तविक जीवन में बड़ा है, मैंने इसे केवल गेम में ही देखा है। हेरंड पूछता है कि क्या कहा आपने? जूलियन थोड़ी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हुहू। हेरंड थोड़ा चौंक कर देखता है। जूलियन मन ही मन खुश होते सोचता है, यहां तक कि गेम में अद्भुत ग्राफिक्स वास्तविकता को हरा नहीं सकते। जूलियन को ऐसा देख हेरंड मन ही मन घबराकर सोचता है, डरावना, आखिर वह क्या सोच रहा है जो वह इस तरह कर रहा है। फिर जूलियन हेरंड की तरफ देखते हुए सोचता है, वैसे वह बहुत डरता है, मुझे बुरा लग रहा है। तभी अचानक से जूलियन कहता है, भाई। हेरंड चौंक कर बोलता है, हाँ। हाँ, जूलियन कहता है, अब तुम जा सकते हो, तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए शुक्रिया। हेरंड थोड़ा घबराकर जवाब देता है, नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि टेस्ट में तुम क्या करोगे। जूलियन ध्यान से उसकी तरफ देखता है और सोचता है,
जूलियन मन में सोचता है, मैंने सोचा था ये सबसे तेजी से निकलने के लिए मर रहा है, और ये अजीब सी क्या है, ये डरावनी सी आभा जो सुबह से महसूस हो रही है। वो सोचता है ये माना नहीं है और न कोई पावर। दूसरी तरफ हेरन जूलियन को उसकी ओर ऐसे देखने से घबराते हुए मन में फुसफुसाता है, आखिर तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? दूसरी ओर जूलियन गंभीर होकर सोचता है, एक भावना है, क्या ये डर है? जूलियन फिर सिस्टम स्क्रीन ओपन करता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, विशेषता, नकारात्मक रंग, रैंक, गुनी अवे। आप सेंसिटिव नेगेटिव भावनाएं हैं जो आपकी ओर निर्देशित हैं। आप नकारात्मक भावना को ऑरा के रंग से भावनाओं का जज करने में सक्षम है। जूलियन स्क्रीन की तरफ इशारा करता है और कहता है, दैट्स इट। अब जूलियन सोचने हैं। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, जूलियन हमेशा दूसरों की इमोशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकता था। वो खास तौर पर लोगों के डर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, जो शायद इस वजह से था। वह विशेष रूप से उस भावना को पूरा करने के लिए अच्छा था जो हर ह्यूमन के पास है, डर। वह वास्तव में लड़ने के लिए डर के बिना डर का उपयोग करते हुए लड़ाई जीत जाएगा। उसने गुस्से का भी इस्तेमाल किया ताकि ओपोनेंट भावना खो दे और एक लड़ाई में अधिक गलतियां वो करे। मुझे लगता है कि इस विशेषता के लिए यह सब संभव था। तो कारण क्या हो सकता है कि हेरन जा नहीं रहा है? डरा हुआ होने के बावजूद वह मेरे साथ यहाँ है। शायद एल्डर एसोसिएशन ने उसे मुझ पर नजर रखने का आदेश दिया है। एल्डर एसोसिएशन मुझे उनके पक्ष में एक कांटा मानता है। खैर, मैं समझता हूँ जूलियन इन्फेमोस है। मुझे यकीन है कि वे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अब ऐसी अफवाहें हैं कि उसने अपनी यादें खो दी हैं। एल्डर एसोसिएशन के लिए मेरे बारे में सबसे अच्छा समय है कि वो मेरे बारे में कुछ करे। बेशक मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे जीवित रहना और वास्तविक जीवन में लौटना जरूरत है। तभी एक बंदा उससे टकरा जाता है। वो कहता है, आह, मुझे माफ करना। जिस पे जूलियन उसे प्यारी सी मुस्कान देता है, जिससे सामने वाला लड़का घबरा कर पीछे गिर जाता है। मिस्टर जूलियन। अब सीन में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। भीड़ में हलचल होती है। कोई कहता है, वो जूलियन है, वही फॉक्स आइड जूलियन। आखिर शाही परिवार का क्रेज्ड डॉग यहाँ क्यों है? फिर भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। किसी की आवाज आती है, अब उस लड़के की खैर नहीं। हिरन डर के मारे चिल्लाता है, जूलियन शांत हो जाओ, वो बस एक बच्चा है। लेकिन जूलियन परेशान होते हुआ सोचता है, मैंने कुछ नहीं किया, कमबख्त। मैं इसकी हालत समझ सकता हूँ। और उसके अंदर का ली रोते हुए कहता है, मुझे भी नफरत है जूलियन से। जूलियन सोचता है, यह डर की भावनाएं मंडरा रही हैं और उनके अंदर है गुस्से की भावनाएं। जूलियन के अंदर जो ली है, वह सोचता है यह अच्छा नहीं है। मुझे किसी तरह छात्रों को शांत करने की जरूरत है। तभी एक लंबी बालों वाली लड़की धीरे धीरे भीड़ में से बाहर आती है। जूलियन की ओर बढ़ती है, फिर वह ठहरती है और नर्म आवाज में कहती है, नमस्कार श्री जूलियन। जूलियन अब सीधे उसकी तरफ देखता है। दोनों शांत खड़े हैं, आमने सामने। जूलियन हैरान होकर मन में कहता है, एलिन। फिर हमें एलिन के बारे में बताया जाता है। एलिन डोनाटन, किल द डीमन किंग स्टार्टिंग नाउ की मुख्य कैरेक्टर में से एक, व्हील एकेडमी की एक इंस्ट्रक्टर जो इरियन एम्पायर के मेज टावर से जुड़ी हुई है। वो एक जीनियस मैज है जिसने केवल 5 सालों में मेज टावर से ग्रेजुएशन किया। सिर्फ 24 साल की उम्र में वो 5वीं टीयर मैच बन चुकी थी। अब जूलियन एलिन को देख रहा है और सोचता है, उसने अकादमी आर्क में बहुत सारे रिच एफर्ट्स दिए हैं, लेकिन एलन जूलियन को ग्रीट क्यों किया? क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? और पीछे हेरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी जूलियन एलिन से पर्पल ऑरा देखता है। जूलियन के चेहरे पर चिंता छा जाती है। वो सोचता है, रुको, मुझे नेगेशन रंग दिखाई दे रहा है, यह अच्छा नहीं है। वो महसूस करता है, ये डर है या गुस्सा? नहीं, ये तो नाराजगी है। लेकिन क्यों? एलिन की आंखें अब तेज बैंगनी रंग में चमक रही हैं। वो पूरी तरह गंभीर है और जूलियन के सामने खड़ी है। जूलियन के अंदर का असली ली सोचता है, जूलियन, आखिर तुमने क्या कर दिया? एलिन एक अनुभवी मैच है और मैं तो बस एक नौसिखिया हूँ। वो सोचता है, मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उसे मुझे सस्पिशियस बना दे। मुझे इस स्थिति को शांत करने का एक तरीका सोचने की जरूरत है। मुझे कुछ जल्द सोचना होगा। फिर जूलियन स्माइल के साथ ठंडी आवाज में पूछता है, डोनेटेन परिवार के एक आधे हिस्से के सदस्य, मुझसे इस तरह बात करने की अनुमति किसने दी? जिस पे आइलिन का चेहरा अब सख्त हो जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। भीड़ हैरान हो जाती है और दूसरी ओर ली यानी जूलियन खुश होते हुए सोचता है, वाह। अब वो स्पीचलेस हो गई। समस्या ये है कि यह आदमी मैं हूँ। इससे वातावरण में कोई सुधार नहीं हुआ, ये थोड़ा ज्यादा है। फिर वह अपनी तलवा पकड़ता है और कहता है, क्या हाफिंग मतलब? आधे हिस्से होने का मतलब यह भी है कि तुम्हारी सुनवाई केवल आधी है। और इसी के साथ सोचता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं विलन का रोल खेलूं। दूसरी तरफ जूलियन के ऐसे अचानक से तलवार निकाले से सब हैरान और घबरा ही जाते हैं। फिर विलन रोल में आता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं डरावनी मुस्कान के साथ। वो आगे कहता है, क्या तुम जानती हो कि कोई इंसान मरते वक्त कैसी आवाज निकालता है? तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यही करते हैं। और अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो
तो लाइक करना मत भूलना यारो। बाकी सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी।